हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं ईवीएस के 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। जो आपका एग्जाम होना है जुलाई में 7 जुलाई से, उसमें भी पूछे जाने की संभावना है। तो जितने भी साथी लोग इस समय आ चुके हैं सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा अपने उन साथियों के पास में जिनको इस पास सीटेट का एग्जाम देना है और एग्जाम पास करना है। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और आप लोग अपने कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लीजिए 1 से लेकर के 20 तक के नंबर, और आपको लास्ट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। आपको बताना है कि बगुला भैंस पर क्यों बैठता है। पहला ऑप्शन दिया गया है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। जबकि तीसरा ऑप्शन दिया गया है, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। जबकि चौथा ऑप्शन दिया गया है, बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस के बीच में सहजीवी का संबंध होता है। क्या होता है? सहजीवी का संबंध होता है। किस प्रकार से होता है? बगुला जो होता है वो भैंस के ऊपर के जितने भी कीड़े मकोड़े होता है उनको खा लेता है और बगुले का पेट भर जाता है और भैंस के ऊपर से कीड़े मकोड़े निकल जाते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को। आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट रहने वाला है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए। पहला ऑप्शन है आपके सामने, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। जबकि दूसरा ऑप्शन है, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। जबकि तीसरा ऑप्शन है, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। जबकि चौथा ऑप्शन है, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो हमें पता है कि अगर हम पर्यावरण के टीचर हों, चाहे मैथ के हों, चाहे साइंस के हों, हमें बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं उनको सम्मान देना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है अभी तक आपके दोनों क्वेश्चन सही निकले होंगे। देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। आपको बताना है कि ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फटाफट सभी लोग आंसर कीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है। कई सारे लोग इसको साइंस करके आते हैं, कोई स्किल करके आता है, कोई कुछ करके आता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनवायरमेंटल स्टडीज। यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 में बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है आपका। जितने भी लोगों ने यहाँ पे सी लिख गया लेकिन ये बी है और ये सी है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, एनवायरमेंटल स्टडीज। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पढ़िए और बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको पता होना चाहिए कि ईवीएस में मैप से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन, जब हमारा ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे गए थे किसी किसी शिफ्ट में मैप से संबंधित। ये क्वेश्चन है मैप से। आपको बताना है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, आपको पता है दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं दिल्ली के। आपको बताना है कि दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल वो किस दिशा में स्थित हैं। लिखा है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में। दूसरा लिखा है उत्तर और दक्षिण में। तीसरा ऑप्शन लिखा है दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में। जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे मैप में ऊपर की तरफ जो है वो क्या है। अगर हम बात करें तो ऊपर की तरफ है हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे है दिल्ली और यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। सबसे ऊपर हो गया आपका शिमला। यहाँ पे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, यानी कि ये हो गई शिमला सबसे ऊपर वाला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये हो गई नीचे की राजधानी। तो आपको बताना है क्रमशः दिल्ली के सापेक्ष किस दिशा में है, यानी ये उत्तर में है और ये दक्षिण में है। तो आपका जो ऑप्शन उत्तर दक्षिण होगा वही यहाँ पर सही होगा। उत्तर दक्षिण आपका है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दिल्ली आपका बीच में आएगा, ऊपर आएगा शिमला और नीचे क्या आएगा? भोपाल आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सभी लोग पढ़िए और आंसर दीजिए। इसका लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला लिखा है, शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। हमें पता है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है उसमें कड़े
उनको सबको दूर रखा गया है। इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित नहीं कर सकता है। तो आपका यही जो है गलत है, और जो गलत है वही सही, क्योंकि इसमें पूछा गया है नहीं। नहीं का मतलब होता है जो गलत होता है वही सही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। अगला हम देख लेते हैं, ऑप्शन बी लिखा था बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। जबकि सी वाला लिखा है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, ये भी सही है। डी लिखा था कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना चाहिए, ये भी सही है। और जो गलत था वही सही था, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो गया जी। उम्मीद है आप लोगों के 5 में से 5 क्वेश्चन सही निकल चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए और आंसर कीजिए। लिखा है कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? कोई मरीज है जिसको डॉक्टर दवाइयाँ तो लिख रहा है, साथ में ये भी कह रहा है कि आपको गुड़ खाना है, आंवला खाना है और हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक हो गई, मूली हो गई, इस प्रकार की आपको सब्जियां खानी है। तो आपको ये बताना है कि वह जो मरीज है वह किस रोग से पीड़ित होना चाहिए। पहला ऑप्शन लिखा है मियादी बुखार, दूसरा लिखा है अनीमिया, तीसरा लिखा है मलेरिया, चौथा लिखा है बुखार। कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? अनीमिया हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया है अनीमिया, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। उम्मीद है आपका ये क्वेश्चन भी सही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से वह कौन सा ऐसा समूह है जो खाना पकाने का सही ढंग है। फटाफट आंसर कीजिएगा सभी लोग। खाना पकाने का सही तरीका इनमें से किस ऑप्शन में दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिएगा। पहला लिखा है सेक कर, उबाल कर और बेल कर। दूसरा ऑप्शन लिखा है तलकर, भिगोकर, भूनकर। तीसरा ऑप्शन लिखा है सेक कर, तलकर और भूनकर। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है उबाल कर, गूथ कर और भून कर। तो इनमें से कौन सा क्रम आपका बिल्कुल सही है? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सेकना, तलना और भूनना। इससे क्या होगा? भोजन हमारा पक जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि रेगिस्तानी ओक जो है वो एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? आपको बताना है रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ कहाँ पर पाया जाता है और इसकी विशेषताओं के भी बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन है अबू धाबी, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। उम्मीद है आप लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और आपको ये क्वेश्चन आने भी चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप अभी भी बहुत पीछे हैं सीटेट में 90 नंबर तक पहुंचने के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। ये क्वेश्चन जब आया था तो कई सारे लोगों ने इसको सही किया था, क्योंकि सभी को पता था कि माउंट एवरेस्ट की लगभग ऊंचाई कितनी है। यहाँ पर जो बिल्कुल सही हो जाएगा, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर है। तो जितने भी लोगों ने इसको चुना था उनका सबका बिल्कुल सही माना गया था ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन लिखा है कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी हैं। फटाफट सभी लोग आंसर कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस 20 क्वेश्चनों में से अगर हम देखें तो सबसे आसान यही क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा चील, बाज और गिद्ध। ये जो है तीनों के तीनों क्या हैं? हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, चील, बाज और गिद्ध। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आप लोगों के लिए मास्टर श्रद्धा द लर्निंग ऐप लेकर के आया है बेहतरीन कंटेंट। अगर आपको एक बार में सीटेट पास करना है, क्योंकि हज़ारों लोग यहाँ से कम कीमत में नोट्स यहाँ पर उपलब्ध कराए गए आपको हैं। आप अगर कोई कोर्स खरीदते हैं आपको वहाँ पे नोट्स अपने आप बनाने पड़ेंगे। कब तक आप नोट्स बनाएंगे, कब आप उनको तैयार करेंगे, कब आप उनसे क्वेश्चन करना सीख पाएंगे? यहाँ पर आपको बने बनाए नोट्स दिए जा रहे हैं मात्र 50 से 100 रुपये में। हर सब्जेक्ट के नोट्स आपको उपलब्ध करा जाएंगे, हिंदी हो, CDP हो, EVS हो, सामाजिक विज्ञान हो। जिनको भी बाय करने हैं तुरंत यहाँ पे डाउनलोड कीजिए और मास्टर श्रद्धा द लर्निंग ऐप से आप फ्री में भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। हिमांशी मैम के नोट्स हो गए या फिर आपको पिछले साल के पेपर करने हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। और ये जो क्लासें हो रही हैं इनके जो नोट्स हैं वो भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ में आपको कई सारी किताबें यहाँ पर फ्री में दी गई हैं जिनको आप पढ़ करके आप बेहतरीन नंबर ला सकते हैं सीटेट में। तो एक बार सभी लोग जरूर इसको डाउनलोड कीजिएगा और देखिएगा, यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ दिया गया है फ्री में।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लिखा है पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न यानी कि डिजाइन होते हैं। आपको उनका कारण बताना है कि पशुओं की जो त्वचा होती है उनके ऊपर कई पैटर्न क्यों होते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है उनके त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। दूसरा ऑप्शन है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। जबकि तीसरा ऑप्शन है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। जबकि चौथा ऑप्शन है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो सभी लोग बताएंगे कि पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न यानी डिजाइन क्यों होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उनकी जो त्वचा पर बाल होते हैं उसके कारण उनके पैटर्न, जैसे कि बिल्ली हो गया, चीता हो गया, तो इसकी जो बाल होते हैं उन्हीं के कारण पैटर्न होते हैं। अगर हम बालों को छील दें तो चमड़ी कैसे निकल आएगी, गुलाबी चमड़ी निकल आएगी और कोई भी पैटर्न नजर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक है। असम में क्या बिहू नृत्य होता है, तमिलनाडु में क्या लावड़ी नृत्य होता है, उड़ीसा में क्या भरतनाट्यम होता है, कर्नाटक में क्या कथक होता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का देखें तो हमें पता है असम में बिहू होता है। जबकि तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ पे होता है भरतनाट्यम। लावड़ी नृत्य कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में होता है। और कथक होता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो यहाँ पर अगर हम बात करें सही जोड़ा है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिहू कहाँ पर होता है, असम में होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके हर साल अधिकतर बनते हैं, एक नृत्य के संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दिया गया है दिए गए प्रश्न को ध्यान से आपको पढ़ना है और इसके आंसर देना है। लिखा है क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। लिखा है इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है। पहला ऑप्शन लिखा है वर्गीकरण एवं चर्चा। दूसरा ऑप्शन लिखा गया है परिकल्पना एवं प्रयोग करना। जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा गया है न्याय के लिए सरोकार करना। जबकि चौथा ऑप्शन लिया गया है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग करना। तो हमें पता है कि जो हमारे घर के आसपास जानवर रहते हैं उनके छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम उनके बारे में लिख यानी उनका क्या कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं और लिख कर क्या कर रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी कर लिया उनका बिल्कुल सही हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों के द्वारा संबोधित करती है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। दूसरा ऑप्शन लिखा है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तीसरा ऑप्शन लिखा है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और कई लोगों ने गलत कर दिया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को जो संबोधित करती विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग को, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लिखा है महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आपको यहाँ पर बहुत ही आराम से आंसर करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। तो इसमें जो सबसे अच्छा क्वेश्चन का आंसर रहने वाला वह है ऑप्शन नंबर बी। आपको क्या कहना है, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना है, जिससे बच्चा जान जाएगा कि पौधे को किस प्रकार से तैयार करना है, किस प्रकार से उसकी देखभाल करनी है और किस प्रकार से पौधा बड़ा हो जाएगा और पौधे के साथ बच्चे का लगाव भी हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। बाकी अगर देखा जाए तो इतने प्रभावशाली कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ की नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया इनमें से कौन सी वह विशेषता है जो बरगद के पेड़ की जड़ की नहीं है। फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, बिल्कुल सही बात है। जड़ें जो होती हैं शाखाओं से नीचे की तरफ लटकती रहती हैं। इनमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। इसमें जो जड़ें होती हैं क्या जमीन के भीतर होती हैं, यह भी सही है। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, तो इसका ये ऑप्शन जो है गलत है और जो इसमें गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा गया है नहीं। जहाँ पे नहीं होता है निगेटिव वो क्वेश्चन होता है, उसका आंसर भी क्या होता है, निगेटिव होता है। बरगद के पेड़ की जड़ों में भोजन संरक्षण नहीं होता है, उसकी शाखाओं में होता है भोजन का संरक्षण। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, ये भी सही था। और जो सही है इस क्वेश्चन के लिए वो यहाँ पे पूछा ही नहीं गया, पूछा गया है कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पे जड़ें भोजन का संरक्षण नहीं करती, इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लिखा है कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतः वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, संदर्भित अधिगम प्रवेश प्रदान कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी है विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीकों से व्याख्या कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी है सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। तो आपको यहाँ से देख के बताना है इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतः वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कविताएं और कहानियां, तो आपको बताना था इनमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर आपका बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण करती है, बिल्कुल सही बात है। जो आपका बी है संदर्भित अधिगम प्रवेश प्रदान कर सकती हैं, ये भी सही है। सी लिखा है विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी लिखा है नई सोच एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं, ये भी सही है। यानी ए बी डी जहाँ पे होगा वही सही होगा। ए बी डी ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, ए बी और डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पृथक अवलोकन रिपोर्ट और सत्र एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डर को कहा जा सकता है पोर्टफोलियो, परियोजना कार्य, दत्त कार्य, घटना वृत्तांत, अभिलेख। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है। तो हमें पता है यहाँ पर भी हम अपने शिक्षार्थियों की पूरे साल का लेखा जोखा रखते हैं, उनका जो भी कार्य होता है, जो उनका मार्क्स आए हैं, जो भी कुछ उन्होंने किया है, वो जो फाइल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों में से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। आपको बताना है इनमें से वह ऐसा कौन सा कारण है जो सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण है। पहला लिखा है शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। दूसरा लिखा है प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। तीसरा ऑप्शन लिखा है प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। अगर किसी का चिंतन सीमित करना है, सोच को सीमित करना है, तो ये ऑप्शन जो आपका है वो गलत हो जाएगा। इसीलिए इसका जो सबसे कम प्रभावी तरीका है वो है ऑप्शन नंबर डी। किसी भी शिक्षार्थी की सोच या चिंता को आपको सीमित नहीं करना है। अगर कोई प्रश्न है तो उसके बारे में जितना ज़्यादा विद्यार्थी सोचेगा उतना ही ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा वो। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी गलत था और जो गलत है वही यहाँ पर सही है, क्योंकि सबसे कम प्रभावी कारण यही होने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन है, पढ़िए और आंसर कीजिए, फिर बताना है आपको कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए। प्रश्न लिखा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। फटाफट आंसर कीजिए। ऐसी कौन सी विशेषता है जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में नहीं होनी चाहिए। लिखा है यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। जबकि दूसरा ऑप्शन लिखा है यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। तीसरा ऑप्शन लिखा है यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। चौथा ऑप्शन लिखा है यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। तो आपको बताना था कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर परिभाषाएं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान ध्यान जो है आपको वो केंद्रित नहीं करना है, इसीलिए कि ये जो ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। यही विशेषता इसमें नहीं होनी चाहिए थी, बाकी सभी तो सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोगों ने कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। उम्मीद है आज की क्लास में आपके कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन तक सही निकले होंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड थे और जितने भी लोग एग्जाम दे चुके उनके तो 20 के 20 क्वेश्चन भी सही निकले होंगे और जो लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनके भी 15 से 18 क्वेश्चन के बीच में सही निकले होंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और लगातार क्लास में जुड़े रहिएगा। बहुत ही जल्द हिमांशी मैम की क्लासें यहाँ पर आने वाली हैं, जो कि आपको एकदम फास्ट ट्रैक तरीके से सारी क्लासें करवाई जाएंगी और वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे मैम के द्वारा जो आपके एग्जाम में लगातार बनते आ रहे हैं और आगे बनेंगे। तो निश्चित सफलता के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।